नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हंगामा बरपा पड़ा है। स्पीकर अतुल प्रधान को एक विधान के बाहर फेंक दो। अतुल प्रधान जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी विधायक माने जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही थी और योगी जी के पुलिस के ऊपर अब कांग्रेस का सीधा आरोप है कि हमारे कार्यकर्ता की मौत उत्तर प्रदेश की पुलिस की लाठी की वजह से हुई है। सीधे जुड़ते हैं आशीष जी से। कंट्रोल रूम जोड़िए जरा। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में स्पीकर ने विधायक को उठा के बाहर फेंक दिया, कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है, तो इतनी लाठियां चली कि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, एक पदाधिकारी की मौत हो गई, एक पदाधिकारी अभी भी अस्पताल में है। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? स्वप्निल, पहली बात तो स्पीकर ने नहीं फेंका है, स्पीकर ने फेंकवाया है। स्पीकर ने अतुल प्रधान को मार्शल के जरिए सदन से बाहर करवा दिया। ये पूरा मामला समझना होगा। उत्तर प्रदेश में आज का दिन राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है और वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विपक्ष की भूमिका भी देखनी होगी, सत्ता पक्ष की भूमिका देखनी होगी, स्पीकर की भूमिका देखनी होगी, यूपी पुलिस की भूमिका देखनी होगी, योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े दावों की पड़ताल करनी होगी। सबसे पहले सदन के भीतर से चलते हैं। सदन के भीतर क्या हुआ? सदन के भीतर दरअसल जो हेल्थ सेक्टर है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी की व्यवस्थाएं नहीं है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर के सवाल किए जा रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या है ये सबको पता है, इस पर चर्चा जरूरी है। इस देश में विधानसभा के भीतर बाबरनामा पे चर्चा हो रहा है, बाबरनामा पे चर्चा हो रहा है। ये विधानसभा बाबरनामा पे चर्चा करने के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा कुएं कहां पर खोदे जा रहे हैं, मंदिर कहां पर खोजा जा रहा है, खोदना खोजना इस सब पे, इस पे खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है धर्म संसद में भाषण दे रहे हैं। लेकिन मूल आवश्यकताएं क्या है सूबे की? मूल आवश्यकता है शिक्षा, मूल आवश्यकता है स्वास्थ्य, मूल आवश्यकता है रोजगार। इसकी बात पर सत्ता पक्ष भागने लगता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात थी, प्राथमिक अस्पतालों की सेहत कैसी है, वो तो कहीं नहीं आईसीयू में है या वेंटिलेटर पर है, उसकी बात थी। वहां पर ब्रजेश पाठक क्या बोलते हैं, विवाद खड़ा कैसे हुआ? ब्रजेश पाठक, अतुल प्रधान उसमें फ्रंट पर लीड कर रहे थे। कई विधायक थे, संग्राम यादव थे, माता प्रसाद पांडे भी नेता प्रतिपक्ष हैं और उस सदन के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से हैं, वो भी जो है इस मसले पर चर्चा चाहते थे। अतुल प्रधान बार बार सवाल कर रहे थे। ब्रजेश पाठक ने कहा, क्या शाम वाली अभी ही ले ली है? क्या शाम वाली दवा अभी पी ली है? इसके बाद हंगामा बढ़ गया कि एक तो आप जवाब नहीं दोगे, उसके बाद अपने शब्दों पर कंट्रोल, अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखोगे। ये शाम वाली दवा अभी पी ली है का मतलब क्या है? अगर काम की बात किया तो शाम वाली दवा पी ली है, अस्पताल की बात की तो शाम वाली दवा पी ली है, स्कूल की बात की तो शाम वाली दवा पी ली है, रोजगार की बात की तो शाम वाली दवा पी ली है, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की बात की तो शाम वाली दवा पी ली है, यूपी पीएससी की बात कर दी तो शाम वाली दवा पी ली है, पेपर लीक की बात कर दी तो शाम वाली दवा पी ली है। इसका मतलब क्या है? जब इस पर हंगामा शुरू हुआ, वेल में चले गए विधायक जो है समाजवादी पार्टी के, उसके बाद ये चेतावनी दी, यहां तक कि सदस्यता खत्म करने की भी चेतावनी दी सतीश महाना ने। और फिर मार्शल से कहा कि इसे अतुल प्रधान को बाहर फेंक दो। एक बार दिखा देते हैं आशीष, ये लिखा हुआ है सीधा सीधा। अगर तस्वीरें हैं या वहां का ट्वीट है तो स्क्रीन पर आ जाएगा तो बेहतर होगा। ये अतुल प्रधान का ही है साइड ट्वीट है। लिख रहे हैं कि गरीब किसान मजदूर की आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी मुझे हमारे क्षेत्र की महान जनता ने दी है। हम आज सस्ते अच्छे इलाज की मांग सरकार से कर रहे हैं और सरकार के लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है, ये नहीं चाहते कि प्रदेश की जनता को अच्छा सस्ता इलाज मिले। हम गरीबों की आवाज को निरंतर बुलंद करेंगे। चलिए, ये तो राजनीतिक नेता नगरी वाली टिप्पणी हो गई या इनका पोस्ट हो गया। हम सामान्य पत्रकार या सामान्य उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से समझना चाह रहे हैं कि इन सवालों पर सार्थक चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, आंकड़ों के साथ क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। आप आंकड़े दीजिए,
कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कितनी जो है नियुक्तियां थी, कितने कर्मचारी पहले थे 2017, आपको अखिलेश यादव को अगर नीचा दिखाना है तो आप दो कि 2017 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कितने डॉक्टर्स थे, कितने फार्मासिस्ट थे, कितनी एएनएम थी, कितने बीएचडब्ल्यू थे, कितने हेल्थ विजिटर थे, जो है ये सारा डाटा आप दो। कितने बेड थे, कितनी दवाएं बांटी गई। हालांकि दवाओं को बांटे जाने की बात मत करिए, सरकारी दवाओं को पीछे गड्ढों में खोद करके दफन कर दिए जाने के कितने केस आ चुके हैं। लेकिन ये सारी चीजों पर साथ साथ चर्चा होनी चाहिए। स्कूल की बात हो तो आप बताओ ना कि कितने टीचर थे, कितना स्कूल आपने बढ़ाया, कितने स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट बनाया, कितने स्कूल नए खुले हैं या कितने पुराने बंद हो गए, आंकड़ों की बात हो। अब सुबह की पी लिए, शाम की पी लिए, उसके बाद क्या होता है, जब ये घिर जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है विपक्ष को कोई और काम नहीं है, विपक्ष के लोग सिर्फ सवाल इसलिए पूछते हैं, हंगामा इसलिए करते हैं ताकि अखबारों में छप सके। ये वो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ की पत्रकारिता करने वाला हर शख्स जानता है कि ब्रजेश पाठक मीडिया में, खबरों में, ये देखिए भाजपा का एक चरित्र हो गया है, जो उनका खुद का स्वभाव है, जो खुद करते हैं वही वो दूसरे पर, रिवर्स साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, वही दूसरों पर थोप देते हैं। ब्रजेश पाठक आज की भी तारीख में अगर मैं कहूं तो शायद केशव मौर्य उनके आसपास टिकेंगे, नहीं तो मीडिया मैनेजर सबसे अच्छे हैं। ब्रजेश पाठक जब पिछली सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून मंत्री थे तो ब्रजेश पाठक के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अखबारों में जगह बना लेते थे अपनी, भले वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख के बना ले। और उत्तर लखनऊ में रहने वाले पत्रकारों से पता कर लीजिए, लखनऊ में रहने वाले पत्रकारों के ब्रजेश पाठक से जितने अच्छे संबंध होंगे उतना शायद किसी से हो। इसमें ब्रजेश पाठक की बुराई नहीं है, ब्रजेश पाठक मेंटेन करते हैं, पत्रकारों से रिश्ते मेंटेन करते हैं, उनसे हेलो हाय, उनकी दिक्कत, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, उनको शादी ब्याह, नए साल, पुराने साल, होली दिवाली में बुलाना और तोहफे वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब ख्याल रखते हैं ब्रजेश पाठक। तो वो इस बात को विपक्षी जो है नेताओं पर, विधायकों पर, समाजवादी पार्टी के विधायकों पर वही चीज इंप्लीमेंट कर रहे थे, थोप रहे थे। उसके बाद खैर अतुल प्रधान को बाहर निकाल करके बाहर ही फेंक दिया गया, पूरे सत्र के लिए, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हाँ, पूरे सत्र के लिए कर दिया गया। बात दूसरी इससे भी गंभीर है, जो सदन के भीतर हुआ उससे गंभीर बात बाहर आज कांग्रेस ने सदन का, विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम रखा था। ये कई दिनों से उनके सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे थे, 17 तारीख को हम बड़ा घेराव का कार्यक्रम रख रहे हैं, लखनऊ चलो। मैंने तमाम पोस्ट देखे हैं, गाजियाबाद से लेके अलग अलग शहरों में, कानपुर, तमाम नेताओं को घर से निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। गाजियाबाद में मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे, डॉली शर्मा जो लोकसभा प्रत्याशी थी वो निकल रही थी तो उनको हिरासत में पहले ही ले लिया गया। लेकिन फिर भी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया था, विधानसभा घेराव करने भर का, जो कहते हैं वो ब्रजेश पाठक की भाषा में कहें तो मीडिया में चलने भर की भीड़ आ गई थी। अब विधानसभा तक हाँ आप दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें जो है आप दिखाते रहिए। उसके बाद जो है विधानसभा तक जाने के रास्ते में इतनी जगह बैरिकेडिंग थी। ये देखिए भीड़ अच्छी खासी है, ये तस्वीर मेरे सामने अब आई, भीड़ अच्छी खासी है, कार्यकर्ता नेता ठीक ठाक जुटे हुए हैं। अजय राय, ये बैरिकेडिंग घेरा हुआ था, अजय राय बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग पर चढ़े, वहां से धक्का मुक्की में गिरे, उसके बाद बेहोश हो गए, पानी उन्हीं छींटा मारा गया, होश में आए। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैंने जो रिपोर्ट देखी उसके मुताबिक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि रास्तों में रोकने के लिए कीलें लगा दी गई थी, पुलिस से झड़प हुई, बकायदा कुछ महिला पार्षद, महिला कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के नाम आया है, उनके साथ झड़प हुई, उनको भी हिरासत में लिया गया। इसी अफरा तफरी में, धक्का मुक्की झड़प में घायल हो गया, शायद सर के पिछले हिस्से में चोट आई, प्रभात पांडे नाम का, जो यूथ विंग का, कांग्रेस के यूथ विंग का प्रदेश का महासचिव रहा हुआ नेता है। 30 साल उम्र थी प्रभात पांडे, योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर का ही, माननीय मुख्यमंत्री के घर का था, गोरखपुर का जी। और उसके बाद उसकी मौत हो गई, सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, मौत हो गई। ये जो हुआ है घटनाक्रम कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जहां पर ऐसा कोई खींचतान नहीं है, ऐसा गतिरोध नहीं है जहां पर लाठीचार्ज की नौबत आए, विधानसभा का घेराव आज से नहीं होता रहा है।
अब सोचिए, जिस दौर में मुलायम सिंह यादव राजनीति करते थे, ऐसी सरकारें होती तो पता नहीं क्या होता। समाजवादी पार्टी अब के दौर में तो राजनीति बहुत हद तक ट्विटर और फेसबुक पर सिमट गई है। तब तो ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। और समाजवादियों का, मैं आज भी कहता हूं, समाजवादी कार्यकर्ताओं का असली अगर उनको राजनीतिक प्रेजेंस दिखाना है तो उनका सड़कों पर आप देखिए प्रेजेंस, ट्विटर पर मत देखिए। उनके वार्म अप जैसे होते हैं प्लेयर्स, समाजवादी तो वार्म अप ही होते हैं जब सड़क पर निकलते हैं। वो हल्ला बोल, जेल भरो आंदोलन, नेताजी का जेल भरो आंदोलन घोषित कर देते थे तो पता चलता था कि जत्थम जत्था निकल गया। हल्ला बोल, समाजवादियों का हल्ला बोल बहुत फेमस था। इस सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और इस नए दौर में, खासकर 2010 के बाद की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में, उस तरीके का हल्ला बोल, उस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शन, राजनीतिक घेराव वो तो होते ही नहीं है। गाहे बगाहे ये तो मरड़ा सन कांग्रेस, जिसके कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं आते हैं, ये गाहे बगाहे आए तो कम से कम विपक्ष को इतना तो मौका होना चाहिए कि हाँ चलो घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये यहां पर भी बता सके कोई कि नहीं जी खालिस्तानी थे। किसान तो आशीष जी, वैसे ही एक देश में किसान। हाँ। दर्शकों को एक जानकारी और दे देते हैं, एक आंकड़ा दे देते हैं। हम जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। अगर सरकारी डॉक्टरों की बात करें, 1621 पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। और आज स्वास्थ्य के मुद्दे पे विधानसभा में जब सवाल पूछे जा रहे थे, गोरखपुर एम्स का मुद्दा उठा तो ये सारे बवाल, ये सारे हंगामे हो गए। शिक्षा की व्यवस्था भी लचर है, उस पर आगे बात कर लेंगे, लेकिन बहुत लचर व्यवस्था है। हालात यह है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट आती है तो वो बताती है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 54% ऐसे विद्यालय हैं जहां पे शिक्षकों की कमी है। 64% विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है, जो आपने बात कही। तो ऐसे में अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो सरकार विपक्ष पे या तो लाठियां चलाएगी या मार्शलों से उठा के बाहर फिकवा देगी। ये कैसे चलेगा फिर? नहीं नहीं, ये चलने न चलने की तो बात ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो कांग्रेस के एक नेता की, युवा नेता की, 30 साल के प्रभात पांडे की जो मौत हुई है, जिसको अजय राय ने कहा है कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। हत्या। इस विषय पर सबसे जरूरी है चर्चा करना। देखिए, सदन के भीतर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब पे सदन के भीतर चर्चा होगी, लेकिन जो मुद्दा था, यही मुद्दा देखिए सदन के बाहर और सदन के भीतर की कड़ियां जुड़ रही हैं। जेपी ने, ये लोग तो सबको आइकन अपना बना लिए ना, भाजपा वाले सबको आइकन बना लिए ना। वही सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस को चिट्ठी लिखी थी, जिन्होंने आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक माना था, वही सरदार पटेल उनको अपना, क्योंकि इनके पास अपने नायक नहीं है। जिसके पास अपने नायक नहीं होते वो उधार के सिंदूर पर ही श्रृंगार करता है। सरदार पटेल को जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना करके उनको अपनाने की कोशिश की। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका किस तरीके से मजाक उड़ाया है कल राज्यसभा में अमित शाह ने, जिसके बाद आज पूरे देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको दिन रात जो है फूल माला चढ़ाते हैं कि वो वोट बैंक है, सबसे बड़ा वो जीत हार में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण तय करता है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, इस देश में किसी की भी सरकार बनवा सकते हैं। तो उनको आइकन बनाने की कोशिश है, उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। वही बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के पुतले को ये लोग जलाने वाले लोग हैं। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जो है, सबसे पहला उस संविधान के खिलाफ संघ ने लिखा, छापा, ऑर्गेनाइजर में छपा। तो और आज बाबा साहब को, तो वैसे ही इनके पास अपने आइकॉन नहीं है। मैं उदाहरण इसलिए सब दिया क्योंकि जयप्रकाश नारायण, जेपी ने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के वक्त जब पूरे देश को इकट्ठा किया कि कुर्सी खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है। आज के दौर में विपक्ष का नेता विधानसभा के बाहर घेराव भी नहीं कर सकता। उन्हीं समाजवादी नेताओं का है कहना कि सड़कें अगर जो है सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो क्या सड़कें सूनी हो जाएं
और हो जाने दे सदन को आवारा। अगर उनका स्टेटमेंट गलत है, देशद्रोह वाला स्टेटमेंट है, तो फिर उनको घोषित कर दो देशद्रोही थे, क्योंकि हम तो उनके फॉलोअर हैं, हम तो लोहिया के फॉलोअर हैं, हम तो जेपी के फॉलोअर हैं, हम तो अंबेडकर के फॉलोअर हैं, इसलिए उनके कोटेशंस को हम रख रहे हैं कि अगर जी सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर सड़कें सुनी होने से सदन आवारा हो जाएगी तो सड़कों पर क्या राजनीतिक कार्यकर्ता या जनता या किसान या नौजवान उतरेगा तो लाठी उनको दोगे? क्या आप उनके साथ, आपके प्रशासनिक तंत्र में कोई भी आ रहा है, नौजवान आता है क्यों? रोजगार के लिए। किसान आता है क्यों? अपनी फसलों के मूल्य के लिए। राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों आता है? राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए। क्या आपके पास, ये देश में अभी थोड़ा ये सब शुरू हुआ है, आपके पास ऐसे प्रतिनिधि नहीं है कि 5 लोगों का शिष्टमंडल हो, उसमें से 5 लोग आए, नौजवान आए हैं रोजगार की मांग करने, उनके 5 प्रतिनिधियों को बुला ले, 10 प्रतिनिधियों को बुला करके बैठा के बात कर ले कि नहीं हमारा ये रोड मैप है। आप रोड मैप जो है बनारस का बताओगे, काशी का बताओगे, रोड मैप अयोध्या का बताओगे, रोड मैप मथुरा का बताओगे, रोड मैप बरेली का बताओगे, रोड मैप नैमिषारण्य का बताओगे। क्या रोड मैप रोजगार का नहीं बता सकते हो? आप नौजवानों को, उनके प्रतिनिधियों को बुला के बैठाइए, उलट बरसाने से पहले उनको बुला के बैठाइए कि देखिए हमारा ये रोड मैप है। जो आपके काबिल अफसर हैं, जो पूरा का पूरा कुंभ जैसे आयोजन को सफलतापूर्वक निपटाने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनमें उन्हीं काबिल अफसरों को बैठाइए, वो रोड मैप दिखाएं कि ये देखिए, आप लोग व्यग्र न होइए, परेशान मत होइए, पहले बहुत गलतियां हुई हैं, हम आगे चीजों को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा रोड मैप है, ये रोड मैप समझिए आप कि ये अभी 2024 से 25 में ये भर्ती आएगी, 26 में आएगी, एग्जाम ऐसे होंगे, वो लीक प्रूफ होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, नियुक्तियां पारदर्शी होंगी, ये पूरा रोड मैप है, दिखा दीजिए आप रोड मैप। किसान आते हैं, 5 किसान प्रतिनिधियों को, 10 प्रतिनिधियों को बुलाइए, इसी भारतीय जनता पार्टी के से मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निजी तौर पर बड़ा उनको मतलब अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूं, ईमानदार, राजनीतिक ईमानदारी के मामले में, मैं यहाँ पर आर्थिक ईमानदारी नहीं, राजनीतिक ईमानदारी के मामले में राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह की खूबी क्या रही है? वो में खूबी, जब किसी की भी आलोचना अगर हम करते हैं तो उसके जो उजले पहलू हैं, जो उसकी खूबियां, उसको भी हमको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं बड़ा निरपेक्ष भाव से बातों को रखता हूँ। राजनाथ सिंह की खूबी जी थी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत, वो जिंदा थे उस वक्त, और देश में उनसे बड़ा किसान नेता, गैर राजनीतिक किसान नेता, राजनीतिक में चौधरी चरण सिंह का भी नाम आता है, गैर राजनीतिक किसान नेता नहीं हुआ कोई। बाबा टिकैत लखनऊ गए और बड़े गुस्से में गए उनके साथ, जब वो चलते थे तो नॉर्मली भी गए तो 25-50 तो उनके साथ किसान चलते ही चलते थे, वो वैसे ही, और बड़े गुस्से में गए। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जैसे ही पहुंचे, वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये तो नॉर्मली होता है, मुख्यमंत्री के यहाँ थोड़ा ऐसे कोई घुस जाएगा, नियम कायदा कानून है, नहीं घुसने दे रहे थे। अंदर खबर गई राजनाथ सिंह के पास कि महेंद्र सिंह टिकैत आए हैं, उनके साथ किसानों का एक छोटा सा जत्था है, वो गुस्से में, वो कुछ बात करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह खुद निकल के आ गए अंदर से बाहर, गेट खुला, तुरंत जो है महेंद्र सिंह टिकैत को तुरंत प्रणाम किया, बाबा नमस्ते, आइए आइए, तुम लोगों ने रोका कैसे? सिक्योरिटी वालों को इधर उधर किया, डांटा फटकारा, आइए आइए, आप आए हैं, आप तो, आपका घर है, मुख्यमंत्री आवास आपका है, चलिए अंदर चलिए, पहले पानी पीजिए, पहले चाय पीजिए, तब बात करेंगे, आपको जो कहना है वो कहिए, हम आपकी नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? वो कुछ न किए हों उसके बाद, वो सुने हो ना सुने हो, मतलब उस पर अमल किए हो ना किए हो, लेकिन आधा तो वहीं पर, जो होता है ना एक आदमी का की व्यग्रता, भीतर का क्षोभ, क्रोध, वो आधा तो वहीं खत्म हो गया कि यार देखो मुख्यमंत्री आ गया, तुरंत बाहर आकर के आया, प्रणाम किया, नमस्ते किया, खैर मकदम किया, हाल चाल पूछा, जो लोग रोक रहे थे उनको डांटा फटकारा, अंदर लेके आया, चाय पानी की चाय पानी पीजिए, पहले पानी पीजिए, आप आए हैं दूर से, आप अपनी मांग लेकर के, वो भी मांग ही लेकर के गए थे ना महेंद्र सिंह टिकैत, लेकिन उस राजनीति को तिलांजलि दे दी गई, पहले की जो एक राजनीतिक शुचिता थी वो खत्म हो गई। अब किसान आया तो किसान में 10 किसान के साथ बैठो ना, उनको दिखाओ
आपके किसानों को लेकर के, भाई किसके लिए सरकार चुनी जाती है? कुआं खोदने के लिए, कुआं खोदने के लिए सरकार चुनी जाती है। रोज दिन भर हम उत्तर प्रदेश की खबर देखते हैं, 3 कुएं और मिले, 4 मंदिर और मिले। अरे पहले के समय में बड़े बड़े घरों में जा दो तो हर घर के बाउंड्री में एक मंदिर बना के आदमी रखता था। हम लोग के छोटे से घर में भी एक छोटा सा मंदिर बना रहता है। कुछ नहीं है तो महादेव एक वही स्थापित कर दिया, पत्थर रख करके मान लेते हैं कि हाँ महादेव हैं, हम जल ही चढ़ा देंगे सुबह 1 लोटा। तो ये काम है सरकार का, कुआं खोदो मंदिर खोदो, यही काम है दिन रात। है आपके पास किसानों के लिए है ना रोड मैप का, तो किसानों की सबसे हितैषी सरकार है, तो बिठाओ किसान नेताओं को, दिखा दो। मैं यूपी वाले अपने बाबा की बात कर रहा हूं, महाराज जी की। अफसर, काबिल अफसरों को बिठाओ, वो दिखा दें कि देखिए ये हमारे पास ये है एमएसपी का, ये फसलें आपकी हैं, ये फसलें इस समय पैदा होती हैं, इस समय कटती हैं, ऐसे ऐसे है। अभी गन्ने का हम ऐसे निपटान कर रहे हैं, शुगर मिलों को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, इतने का पेमेंट हो गया है, इतने का बकाया है, अगले साल से टाइमली पेमेंट होगा, धान का ऐसे होगा, गेहूं कैसे होगा, सब बता दो आप। मक्का, पुदीना, धनिया आखिर जितना बताना है। ये जो हंगामा हुआ और ये जो मजबूरी आ गई आज विपक्ष के सामने, कांग्रेस के सामने, कि हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमको विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा, उसके पीछे की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं क्या ये नहीं है कि भाई संभल आप जाने नहीं दोगे, संभल के लोगों से आप सही से संवाद नहीं करोगे, आप वहां पे आग में घी डालोगे और फर्जी खबरें चलाओगे। एक बार जब आपने मंदिर की बात कर ली है तो उस मंदिर की भी बात कीजिए जिसके तर्ज पे पूरे प्रदेश भर में अब मंदिर खोजे जा रहे हैं। कभी मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, कभी वाराणसी से खबर आ रही है, कभी अलीगढ़ से खबर आ रही है। संभल पे खोजा गया 47 साल पुराना मंदिर। और बहराइच हिंसा हो, संभल हिंसा हो, इनको लेकर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या समूचा विपक्ष हो, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, वो पूरी तरीके से हमलावर थे इस सरकार पे। लेकिन उसका समाधान करने के बजाय सरकार उसमें आग में घी डालने का काम करती हुई नजर आ रही थी। स्वप्निल, सबसे पहली बात क्या होता है सदन की चर्चा और सदन के बाहर की चर्चा का फर्क। यहां पर हम आप बैठ करके झूठ बोल सकते हैं, झूठी चर्चा कर सकते हैं, कोई भी, और हो ही रहा है सोशल मीडिया के दौर में, हो ही रहा है। सोशल मीडिया से पे कम हो रहा है, मेन स्ट्रीम पे ज्यादा हो रहा है। दिन रात झूठ की खेती हो रही है और रात में झूठ बोया जाता है, सुबह झूठ की फसल काट ली जाती है, यही चल रहा है। सदन में क्यों चर्चा मांग की जाती है? जो संसदीय व्यवस्थाओं को लोग समझते जानते हैं, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कौन जान रहा है संसदीय व्यवस्था? यहाँ पर तो मोदी व्यवस्था और योगी व्यवस्था लोग जान रहे हैं कि फला मोदी व्यवस्था है ताली बजा दो, फला योगी व्यवस्था है ताली बजा दो। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और संघीय ढांचे को पढ़ने लिखने वाले लोग समझेंगे, जो किताबें पढ़ेंगे, जो संविधान पढ़ेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले क्या समझेंगे? सदन की चर्चा का महत्व यह होता है कि सदन में झूठ नहीं बोला जा सकता। हालांकि आज के दौर में यह भी मर्यादा ताल तार हो रही है, सदन में भी झूठ बोला जा रहा है, सदन में भी नफरती बातें की जा रही हैं, जबकि सदन में कभी नहीं की जाती थी। लेकिन फिर भी ये माना जाता है, मैं तो अभी भी, क्योंकि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, अपने लोक डेमोक्रेसी भरोसा है, अपने सदन पर, हम उस सदन में भले कुछ भी हो रहा हो उसमें भरोसा है। सदन में जो बातें होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, इसीलिए कहा जाता है इस बात को हम रिकॉर्ड से बाहर कर रहे हैं, स्पीकर इसीलिए बोलते हैं रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। ये रिकॉर्ड में बातें रहती है, वो ऑन रिकॉर्ड जो बातें होती है उन्हें माना जाता है कि वो ऑथेंटिक है, सही बातें हैं। इसीलिए जिस पर सदन में क्यों संभल पर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों चाहती है चर्चा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बतौर एक नागरिक मैं भी चाहता हूं कि सदन में संभल पर चर्चा हो, सदन में बदायूं पर भी चर्चा हो जाए, सदन में जौनपुर पर भी चर्चा हो जाए, मुजफ्फरनगर पे भी, जिस पे लेकिन संभल पर चर्चा क्यों, बहराइच पर चर्चा क्यों सदन में चाहिए? उस संभल पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सत्ता की चौखट पर दिन रात एडवर्टीजमेंट, आरओ जिसको बोलते हैं न्यूज चैनल वाले कि आरओ मिल गया हमको, 50 लाख का आरओ मिला, 10 लाख का आरओ मिला, सूचना विभाग से जो विज्ञापन मिलता है, आरओ नहीं समझेंगे दर्शक तो बता दो, विज्ञापन, विज्ञापन के लिए सत्ता की चौखट पर दिन रात
ठुमक ताता थैया करने वाले, ये मीडिया वाले, चैनल वाले, ये दिन रात चर्चा कर रहे हैं संभल। यहाँ कुआं मिला सबसे पहले, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं अभी इस शो में उस उधर नहीं जाना चाहता, और सबके पास होंगी, सर्च कर लीजिए। सबसे पहले कुएं पर हमारा चैनल, फला चैनल सबसे पहले कुएं, पहले डूब मरो उस कुएं में जिस कुएं में सबसे पहले पहुंचे हो, डूब मरो कुएं में। कुछ लोग उसी में आते हैं, इन्वायरमेंट के स्पेशलिस्ट कहते हैं, कुओं की खुदाई होगी, फिर उसमें वो डीएम साहब भी, संभल के डीएम साहब को भी मैंने सुना था, कहे वर्षा जल संचयन होगा। हे भगवान, आपको तो इन्वायरमेंट में जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कुएं से वर्षा जल का संचयन नहीं होता। कुएं जैसे जैसे भरे जाते रहे, जैसे जैसे कुएं जो है मिट्टी से, धूल से, धक्कड़ से, कूड़े से भरते गए, वैसे वैसे वर्षा जल संचयन पे दिक्कत पैदा हुई। वाटर लेवल मेंटेन करने में कुओं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वो कुएं धर्म के एंगल से नहीं है। आप गांव गांव में पूरे गांव में पूर्वांचल बिहार के लोग इनार कहते थे, इनार पे जाता नहीं, इनार माने कुआं होता है। और बाकी हिस्सों में जहां कुआं बोलते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग भाषा में बोलते होंगे। हर 4 घर पे, हर 2 घर पे एक इनार या कुआं होता था। सब भर गए हैं। हम भी गांव जाते हैं और तमाम अफसरों से ज्यादा ही जाते हैं। खोदो ना सारा कुआं। मैं तो इसका पक्षधर हूं कि प्रदेश में, देश में कुएं जितने हैं, उन कुओं को दोबारा से खोद करके आप, वर्षा जल संचयन का सबसे बेहतर साधन है। वो डीएम साहब का सही बात था, लेकिन वो खाली संभल के वो कौन सा जो दीपा सराय या जो मोहल्ला है जहां मंदिर और कुआं ढूंढा गया है, उसी कुएं से नहीं पूरा देश पानी पी लेगा और पूरे देश में वाटर लेवल दुरुस्त हो जाएगा। उससे उसके 10 मीटर के इर्द गिर्द में हो सकता हो जाए। ये क्या मजाक बना रखा, ऐसी बातें करते हैं और व्हाट्सएप में नोटिस डाला जाता है, देखो वो वर्षा जल संचयन होगा और ये होगा। देश भर में जितने कुएं थे, आप कुओं को दोबारा जीवित करो, खोदो, कुएं बनाओ और सुरक्षित कुएं बनाओ। बोरवेल में तो बच्चे गिर जा रहे हैं खेतों में। कुएं बनाओ, कुओं को सुरक्षित आप जालीदार ढक्कन लगाओ, कुएं बनाओ, वर्षा जल संचयन करो, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप कुएं खोज रहे हो और कुओं पर सबसे पहले दस्तक हमारा चैनल दे रहा है। मंदिर में देखिए, पुलिसकर्मी सफाई में लगे हुए हैं, मंदिर की सफाई में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। अरे सफाई करनी थी, मैं सफाई के लिए भी नहीं कर रहा हूं। मेरे आराध्य हैं जिनका मंदिर मिला है, इन लोगों से ज्यादा पूजा करता हूंगा बजरंगबली का। उनकी साफ सफाई ठीक बात है। अब वो पुलिस साफ सफाई में लगी है, कप्तान साहब वहां पर पलथी मार के आए, पूजा करने बैठे। अरे आप ऑन ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी कर लो, यही आपका काम नहीं है। सबका काम इस देश में है बटा हुआ। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में सबका काम है अपना अपना। और मंदिर खोजने की बात जहां तक रही, मंदिर मंदिर मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंदिर मिलने के बाद जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, संभल के बाद जिस तरीके से सरकार घिर रही थी, संभल की घटना के बाद आप समझिए कि खेल क्या होता है। संभल की घटना के बाद ये कितना भी सरकार बात कर ले, पूरे देश में विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी के लोग, बौद्धिक लोग, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि वो पूरा घटनाक्रम मौजूद था। जिस तरीके से नारेबाजी करते हुए सर्वे वाली टीम जा रही थी और जो कुछ भी हुआ, ये पूरे हर मतलब विपक्षी दलों से लेके सिविल सोसाइटी, अधिवक्ता, वकील, जितने बौद्धिक जगत के लोग हैं, सब कह रहे थे कि ये प्री प्लान सा लग रहा है, ये दंगा प्रायोजित टाइप का लग रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है। उससे उसका कोई जवाब नहीं था। आप अपनी तरफ से थथरई के सिद्धांत पर कुछ भी बोलिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। उससे डाइवर्ट किए का एक पूरा माहौल ही हो जाए, पूरा धर्म के उसमें कि मंदिर भी मिल गया, देखो कितना सब अन्याय हुआ है। उस मंदिर में जो रस्तोगी फैमिली है, उसकी बाइट भी पड़ी है ऑफिस में। वो एक चैनल के नहीं लगाया और उसने बोल दिया ऐसी बात कि वो अब एक बार ना चल गया तो लोग तो रिकॉर्डिंग आप डिलीट भी कर दोगे तो लोग रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं, डाउनलोड करके रख लेते हैं। उस परिवार में 2 पीढ़ियों को मैंने 3 पीढ़ियों को सुना।
जो बुजुर्ग 82 साल के हैं उस परिवार में, उनको भी सुना, उनके बेटे को भी सुना, उनके बेटे के बेटे को सुना। उन्होंने कहा भैया ताला हमने लगाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संभल में दंगे हुए थे। कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सा जिला है, कौन सा शहर है इस देश का जहां पर दंगे नहीं हुए? क्या हासिमपुरा लोगों को याद नहीं है? जिस हासिमपुरा के अभी दोषियों को, उनको हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था, उनके दोषियों को अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, अभी मुश्किल से 3-4 दिन हुए, 5 दिन, इसी सप्ताह उनको जमानत मिली है। हासिमपुरा में क्या हुआ था भाई? 42 मुसलमानों को, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सब 42 को वहां पर पीएससी के ट्रक में लाया गया और ये गाजियाबाद में जो नहर है उस नहर के बगल में बिठा करके, उसमें कुछ बच गए क्योंकि उन्होंने नाटक किया और फिर नहर में कूद गए, मतलब एकदम मरने टाइप में, और नहर में कूद गए। वो फिर तैर करके आगे निकले तो 3-4 बचे थे। 38 की मौत उसमें आई थी, जो आंकड़ा आया था 38 की। तो आप जब ऐसे, तो कहीं पर दंगे, कभी भी दंगे वहां पर समानता के सिद्धांत पर नहीं रहते। दंगे तो है ही है इस समाज पर कलंक। कहीं पर कोई पक्ष ज्यादा क्षति में रहेगा, कहीं कोई पक्ष ज्यादा क्षति में रहेगा। वहां पर वो तो दंगे तो बहुमत की ताकत पर हो जाते हैं ना, मत से न्याय हो जाता है, मत से न्याय। इसीलिए तो लोकतंत्र बना है, मत से न्याय की। बड़ी मछली छोटे को निगल जाती है। तो इससे कोई इनकार नहीं करता कि संभल में दंगे हुए थे। लोगों ने वहां पर उस पलायन कर गए वहां से। परिवार ने बताया कि पलायन कर गए, कोई यहाँ पे पुजारी ही नहीं रहने वाला था, तो हमने ताला लगाया। और कैसे चलाया गया? ताला बंद था, ऐसे मतलब लगातार खोज निकाला। वहां से प्रशासन ने, ऐसे थोड़ा था कि कहीं छिपा था, खोज के निकाला है। आज तक वो ढांचा वैसे को वैसे था, वैसे को वैसे। अंदर मूर्तियां साफ सुथरी नहीं थी, लेकिन मूर्तियां वैसे की वैसे थी, क्योंकि उसमें पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, पूजा पाठ नहीं हो रहा था। पूजा पाठ होता है, पुजारी रहता है तो उस मंदिर की स्वच्छता को ध्यान में रखता है। लोग आते हैं तो तमाम भक्त आते हैं, हम लोग भी मंदिर में जाते हैं तो कभी कभी मंदिर में थोड़ा बहुत खुद ही सफाई कर लेते हैं कि थोड़ा सा लाओ आए हैं तो साफ कर दे, इसी बहाने तो एक सेवा टाइप में हो जाएगा कि चलो कुछ सेवा कर दिए, साफ सफाई कर दिए, झाड़ू लेकिन मार दिए। आशीष जी, जब रस्तोगी परिवार को पलायन करना पड़ा था, तब सरकार में भी तो यही लोग बैठे हुए थे। ये भी तो एक नहीं, सत्य है। बहुत सारे सत्य हैं। अगर हम उस विषय पर जाएंगे तो चर्चा बड़ी दूर की हो जाएगी। 1978 का मामला है। 1978 में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दिल्ली में, मैंने दिल्ली लखनऊ दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई। उस जनता पार्टी में जनसंघ, जो भाजपा की पूर्वजों की थी, और वही जनसंघ वाले भाजपा बनाए जब जनता पार्टी से दोबारा अलग हुए। जी। वही जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हुई थी और वो उसी जनता पार्टी की सरकार था। उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक ये संघ के लोग, मतलब संघ की विचारधारा वाले जनसंघ के लोग सत्ता में बैठे हुए थे, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे थे। उस 78 में और कौन था भाई? ऐसे बहुत सारे। लेकिन क्या है ना कि सिक्का का एक ही पक्ष दिखाया जाता है, दूसरा पक्ष नहीं। अब आज चर्चा हो ना कि तुम्हारे समय में हुआ था, भाई कैसे होने दिए? आज क्यों पूछ रहे? 78 में होने कैसे दिए? दंगों की जिम्मेदारी सरकारों पर डाली जाती है ना। मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार पर डाली गई ना। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उस पर जम के चुनाव प्रचार किया ना। आज भी भाजपा कहती है ना कि समाजवादी सरकार में दंगे होते हैं, तो 78 के दंगों की जिम्मेदारी तो है ना इन्हीं के पूर्वजों पर। किसी भी पक्ष की क्षति हुई, किसी भी समुदाय की क्षति हुई, उस क्षति की जिम्मेदारी तो इन्हीं पे बनती है। खैर, वो विषय बड़ा अलग हो गया। लेकिन जो सदन और सदन के बाहर हो रहा है, खासकर प्रभात पांडे की मौत, वो बड़ा दुखद है। चर्चा होनी चाहिए। एक तरफा ये लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है भैया। लोकतंत्र में लोक की आवाज सुननी पड़ेगी, विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सदन लाठी से नहीं चलाया जाता है। सदन लोक लाज और संविधान से चलाया जाता है, क्योंकि आपके सवाल और सत्ता पक्ष के जवाब, ये दोनों जनता देखती है, सुनती है।
हालांकि ठीक है। जनता के देखने और सुनने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि जनता अगर सही देखे और सुने तो ये नौबत ही ना पैदा हो, तो वो शक्ति क्षीण ना हो, यही बस हम कामना करेंगे। लेकिन जो आज कांग्रेस के साथ बाहर हुआ है और सदन में जो हुआ है विधायकों के साथ, सत्ता पक्ष विपक्ष के, समाजवादी पार्टी के, वो दोनों ही डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैं कल ठीक सुन है। रहा था, कल का मैं आखिर में कह दूं, ओम प्रकाश सिंह है समाजवादी पार्टी के विधायक, बड़े पुराने अनुभवी नेता हैं। जब ओम प्रकाश सिंह अरविंद कुमार शर्मा, ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री को खूब लपेटे कल, तो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की, महाराज जी की हंसी नहीं रुक रही थी। क्योंकि ए के शर्मा, बस इतना इशारा कर दूं, ये तो अलग विषय है पूरा। ए के शर्मा दिल्ली वाले हैं, गुजरात लॉबी के हैं, ए के शर्मा को यहां से भेजा गया है। तो ए के शर्मा जब समाजवादी पार्टी के विधायक धर के जबरदस्त लपेटे, भाई जबरदस्त लपेटे, यहां तक कह दिए कि कई बार सपने में देखता हूं आपका चेहरा, तो सोचता हूं कि चेहरा इतना सुंदर है, काम को अच्छा काहे नहीं कर लेते। और इसके आगे बहुत कुछ कहे, एकदम कहते ना कि किसी को भी एकदम उसको धोख देना, बिल्कुल धुलाई कर देना। और उस वक्त सदन में मौजूद थे माननीय मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जी ठहाके मार रहे थे। मैंने स्पेशली वो क्लिप देखा, पूरा 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 सुना, ओम प्रकाश सिंह की वो स्पीच को सुना, और महाराज जी एकदम खुश थे, जबरदस्त खुश थे। तो फिर वही खुशी आप रखिए, सत्ता में तंज, सत्ता में सवाल, सदन में तंज, सवाल, हास्य, परिचर्चा, ये सब हिस्सा होता है। और पहले हुआ करता था, खूब होता था। ऐसा ठीक। बैर भाव न रहे कि शत्रु भाव से सदन में बैठे हैं, शत्रु भाव से। खैर, आज जो हुआ है उस परिवार के लिए, उस कार्यकर्ता के लिए बड़ा दुखद है, उसके परिवार के लिए बहुत दुखद। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आशीष जी। दर्शकों, यही हाल है, और निश्चित तौर पर इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि देश के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आखिरकार क्या विपक्ष को विरोध करने पर लाठियां ही खानी पड़ेंगी, और उसके एवज में अपने कार्यकर्ताओं की जान गंवाते हुए उसे देखना पड़ेगा। यही सब कुछ फिलहाल हो रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।